मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और जिंदा वही बचता है जिसमें काबिलियत हो। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। इजराइल की फौज और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। हमास ने इजरायलियों पर हमले के दौरान जो दरिंदगी दिखाई उससे पूरी दुनिया आहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल पर हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार दिया है। सबकी सहानुभूति इजराइल के साथ है। हालांकि कुछ जाहिल मजहबी कट्टरपंथी हमास की दरिंदगी का समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देश और सभ्य समाज के नागरिक इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं और ये ज़रूरी भी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इजराइल का सुरक्षित रहना क्यों ज़रूरी है। दरअसल इजराइल इस दुनिया में जीवट, जिजीविषा और स्वाभिमान का ज्वलंत प्रतीक है, जिसका राज इस बात में नहीं छिपा है कि इजराइल के पास कितने सिपाही हैं, कितने हथियार हैं और उसके पास कितने आधुनिक हथियार हैं। क्योंकि हथियारों की ताकत के बल पर श्रेष्ठता का निर्धारण कबीलाई समाजों में होता है, सभ्य समाजों में नहीं। अगर हमें इजराइल की मकबूलियत को समझना है तो हमें उसके नागरिकों की वैज्ञानिक सोच, दुनिया भर का पेट भरने वाले उसके कृषि अनुसंधान, जीवन रक्षक दवाएं बनाने में उसका योगदान, व्यापार और सबसे महत्वपूर्ण एक देश के रूप में उसकी प्रतिबद्धता और मानवीय स्वभाव को जानना होगा। इस दुनिया में इजरायलियों यानी यहूदियों की जनसंख्या कुल आबादी का मात्र 0.2% है, सिर्फ 0.2%। लेकिन नोबेल पुरस्कार जीतने में यहूदी पूरी दुनिया से 100% आगे हैं। इजरायलियों ने रसायन विज्ञान में 36, अर्थशास्त्र में 37, साहित्य में 16, शांति में 9, भौतिकी में 56 और मेडिसिन में कुल 58 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। पिछले 105 सालों में इजरायलियों ने कुल 129 नोबेल पुरस्कार अपने नाम किया है। यहूदियों ने दुनिया को अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर जैसे वैज्ञानिक दिए हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड, इंजेक्शन बनाने वाले बेंजामिन रूबिन, पोलियो वैक्सीन देने वाले जोनास सैक ने पोलियो वैक्सीन दिया। ल्यूकेमिया की दवा तलाश करने वाले गर्ट्रूड इलियन, हेपेटाइटिस बी का टीका बनाने वाले बारूच ब्लूमबर्ग, सिफिलिस का इलाज ढूंढने वाले पॉल एलरिच, न्यूरोमस्कुलर के लिए बर्नार्ड कार्ड्स ने उसकी खोज की, गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले ग्रेगरी पिंकस, किडनी डायलिसिस की मशीन बनाने वाले विलियम कॉफ जैसे इजरायली यहूदियों ने अनगिनत आविष्कार मानवता की सेवा के लिए किए हैं और सभ्य तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में जो अपना अमिट योगदान दे रहे हैं। इसके विपरीत हमास और उसके कट्टरपंथी इस्लामी समर्थकों को देखें तो उन्होंने दुनिया के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है। बस दिया है तो आत्मघाती हमलावर, आतंकवाद और जहालत। पिछले 105 सालों में मुस्लिम समुदाय ने मेडिसिन में सिर्फ 2 नोबेल पुरस्कार जीते हैं, वो भी ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है क्योंकि उन लोगों की रिसर्च किसी इस्लामी देश में रहकर नहीं बल्कि अमेरिका में रहकर हुई थी। इसमें से एक नोबेल पुरस्कार विजेता को तो अहमदी होने के आरोप में इस्लाम से खारिज भी कर दिया गया। इसके विपरीत इजरायलियों यानी यहूदियों के कई आविष्कार हम अपने जीवन में प्रतिदिन उपयोग करते हैं, जैसे पीटर शुल्क का बनाया हुआ ऑप्टिकल फाइबर, बेनो स्ट्रॉस का स्टेनलेस स्टील, एमाइल बर्लिनर का टेलीफोन माइक्रोफोन, चार्ल्स गिन्सबर्ग का वीडियो टेप रिकॉर्डर, स्टैनली मेजोर की बनाई हुई माइक्रोप्रोसेसर चिप आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। व्यापार के क्षेत्र में भी इजरायलियों ने सफलता के झंडे गाड़ रखे हैं। पोलो के रॉल्फ लॉरेन, लेविस जीन्स के लेविस स्ट्रॉस, गूगल के सेर्गेई ब्रिन, डेल कंप्यूटर के माइकल डेल, ओरेकल के लैरी एलिसन आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। खेल के क्षेत्र में देखें तो ओलंपिक में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराक मार्क स्पिट्ज, सबसे कम उम्र में विंबलडन जीतने वाले बोरिस बेकर भी यहूदी हैं। हॉलीवुड की तो स्थापना ही यहूदियों ने की है। हैरिसन फोर्ड, माइकल डगलस, डस्टिन हॉफमैन, कैरी ग्रांट, पॉल न्यूमैन, गोल्डी हॉर्न, स्टीफन स्पीलबर्ग, मेल ब्रुक्स जैसे हजारों प्रतिभाशाली यहूदी चेहरे हॉलीवुड की पहचान है। यही नहीं, जिस फेसबुक पर हम दिन रात लगे रहते हैं वो भी एक यहूदी यानी मार्क जुकरबर्ग का है। इजराइल की हीरा इंडस्ट्री हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। इसकी दुनिया के कुल हीरा व्यापार में फीसदी जो हीरा निर्यात होता है उसमें हिस्सेदारी 23.2% है। ये तो थी तकनीक, विज्ञान और व्यापार की बात, लेकिन खेती विकास में भी इजरायलियों का बड़ा अहम योगदान रहा है। बाकी दुनिया की तो छोड़िए, हमारे देश में फल, फूल और सब्जियों की आधुनिक खेती के लिए इजराइल के सहयोग से 30 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के तहत इजराइल भारत के किसानों को आधुनिक खेती सिखा रहा है। खेती में इजराइल भारत को 1993 से ही सहयोग दे रहा है, जिसकी वजह से भारत में फसलों की उत्पादकता और बागवानी फसलों की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है, जिससे गरीब भारतीय किसानों की आय में बहुत इजाफा हुआ है। आज इजराइल पूरी दुनिया को उन्नत कृषि तकनीक की निर्यात कर रहा है। रोज टनों फल, फूल और सब्जियां यूरोप को भेजी जाती हैं। जिस ड्रिप इरिगेशन को पूरी दुनिया आज अपना रही है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इजराइल की ही देन है। ये तो थी दुनिया को इजराइल की देन। और अब बात करते हैं इजरायलियों के देशभक्ति के जज्बे की, जिसे सुनकर आप जानेंगे कि इजरायलियों को अपनी धरती और संस्कृति से कितना प्यार है। और ये कहानी जानना हम भारतीयों के लिए बेहद ज़रूरी है।
दरअसल 14 मई 1948 को जब इजराइल बना तो दुनिया के सभी देशों से यहूदी यानी ज्यूज यहाँ आए। अनेक देशों से आने वाले लोगों की बोली और भाषाएं अलग अलग थी। ऐसे में प्रश्न उठा कि उस देश की भाषा क्या होनी चाहिए। उनकी अपनी भाषा हिब्रू तो पिछले 2000 सालों से मृत पड़ी हुई थी, उसके जानने वाले गिनती के लोग बचे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे हमारी आज देवभाषा संस्कृत का हाल है। लेकिन इजरायलियों ने तय कर लिया कि उनके देश की मातृभाषा हिब्रू ही होगी। लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयां सामने थी क्योंकि बहुत कम लोग हिब्रू जानते थे। लेकिन इजरायलियों ने एक बार ठान लिया तो फिर वे खुद अपनी भी नहीं सुनते। इजराइल सरकार ने मात्र 2 महीने में हिब्रू सिखाने का पाठ्यक्रम बनाया और फिर शुरू हुआ 5 वर्ष का सबसे बड़ा भाषाई अभियान, जिसके तहत पूरे इजराइल में जो भी व्यक्ति हिब्रू जानता था वो दिन में 11 बजे से 1 बजे तक अपने निकट के स्कूल में जाकर हिब्रू पढ़ाता था। अब इससे बच्चे तो हिब्रू सीखने लगे, लेकिन बड़े कैसे सीखते? तो इसके लिए स्कूल में हिब्रू पढ़ने वाले बच्चे प्रतिदिन शाम 7 से 8 बजे तक अपने माता पिता और आस पड़ोस के बुजुर्गों को हिब्रू पढ़ाते थे। अब बच्चों को पढ़ाने में तो गलतियाँ हो ही सकती हैं, इसीलिए उसके सुधारने के लिए अगस्त 1948 से मई 1953 तक प्रतिदिन हिब्रू का स्टैंडर्ड पाठ इजराइल के रेडियो से प्रसारित होता था। उसे सुनकर बड़े अपनी हिब्रू की गलतियां सुधार लिया करते थे। 5 साल बाद यानी 1953 में जब अभियान बंद हुआ तो सभी इजरायली हिब्रू के मामले में 100% साक्षर हो चुके थे। आज हिब्रू में अनेक शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। इतने छोटे से राष्ट्र में इंजीनियरिंग और मेडिकल से लेकर सारी उच्च शिक्षा हिब्रू में होती है। और अब तो हालत यह है कि इजराइल को समझने के लिए बाहर के छात्र भी हिब्रू पढ़ने लगे हैं। तो ये थी इजराइल की जिजीविषा की कहानी, जिसमें उसके वैज्ञानिक प्रगति और संघर्ष की दास्तान भी शामिल है। अब ऐसे सभ्य समाज पर हमास के बर्बरों ने हमला किया है। इन हालातों में दुनिया के हर सभ्य व्यक्ति का धर्म बनता है कि वो इजराइल का सपोर्ट करे। मैं एक भारतीय होने के तौर पे इजराइल का समर्थन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति इजराइल का समर्थन करेगा। जय हिंद, जय भारत।